सब कह रहे हैं कि हमें वापस आना है और सरकार पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुकी थी। इस बीच में बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में युद्ध से यूरोप में लेकिन जबरदस्त हलचल है। यूरोप के कई देशों की प्रतिक्रिया आई हैं, कुछ साथ में है, कुछ खिलाफ में है, लेकिन इस बीच में ब्रिटिश पीएम ने फ्रांस, जर्मनी के नेताओं के साथ बातचीत की है। स्पेन की तरफ से भी एक जो है प्रतिक्रिया आई थी, जो कि गौर करने वाली बात है। लेकिन हमारे साथ संवाददाता प्रणय जुड़े। प्रणय, यूरोपियन यूनियन का क्या इसमें स्टैंड दिख रहा है? देखिए, यूरोप के भी बहुत सारे हित इस इलाके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र, यहाँ से यूरोप के लिए ट्रेड जाता है। खासतौर पर अगर हम लाल सागर के इलाके की बात करें, सुएज कैनाल के वाया जो पूरा ट्रेड जाता है, इससे ट्रेड रूट इंपैक्ट हो रहा है। साथ ही एनर्जी सप्लाई जो है यूरोप की, वो भी इससे प्रभावित होती हैं। तो निश्चित रूप से इसमें यूरोप के भी हित हैं। लेकिन यूरोप जो इस समय है, उसकी चिंता दोहरी है कि अगर सारा ध्यान इधर जाता है तो जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि यूरोप के दरवाजे पर चल रहा है, उसकी तरफ से ध्यान हटेगा। और ऐसे में उसकी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति को कैपिटलाइज कर लिया जाए। साथ ही ईरान के खिलाफ अगर आप रुख को देखें तो चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये यूरोप के जो बड़ी इकोनॉमीज हैं या जो बड़े देश हैं, ये ईरान को लेकर खुलकर बयान दे चुके हैं। खासतौर पर ईरान की जो रिजीम है, उसके न्यूक्लियर एम्बिशंस को लेकर लगातार बयान और साथ ही सख्त रवैया, सैंक्शंस, ये सामने आता रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले राजीव, कि जब अमेरिका की तरफ से सैंक्शन किया गया था ईरानियन रिजीम के और IRGC के लोगों को, तो उसको फॉलो करते हुए उसी तरीके के जो सैंक्शंस हैं वो ईरान के खिलाफ यूरोपीय देशों की तरफ से भी लगाए गए थे। EU ने भी वही सख्त कदम उठाए थे। जी प्रणय, बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर देते हैं, ऐसे में UAE से बड़ी खबर मिल रही है। UAE में ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलें दागी हैं और वहां के जो मिनिस्टर हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ी खबर, UAE के बाकायदा रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया और उन्होंने ये भी कहा कि जो मिसाइलें हमारी तरफ आई थी उनको हमने नष्ट किया। UAE का ये ईरानी मिसाइलों को नष्ट करने का दावा है कि ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें हमारी तरफ दागी, लेकिन हमने उन मिसाइलों को टारगेट तक पहुंचने नहीं दिया। ये UAE की तरफ से कहा जा रहा है। अशरफ वानी भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अशरफ, अब ये कितना लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है? और ईरान ने एक बार टारगेट कर दिया लेकिन अमेरिकी बेसिस को, लेकिन ये कब तक अटैक ऐसे चलता रहेगा? बिल्कुल राजीव, जब आप और मैं बात कर रहे हैं दूसरे दौर का अटैक जो है यूएस बेसिस पे, जिसमें चाहे UAE के बेसिस हों, जो अमेरिकन बेसिस हैं, या फिर बहरीन की खासतौर से, जहां पर यह भी दावा किया जा रहा है कि कुछ अमेरिकी सेना के लोग भी वहां पर मारे गए। हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, सूत्रों का ये कहना है। सबसे बड़ी जो 5th फ्लीट का बेस बहरीन में है, उस पर जो है मिसाइलों से हमला किया है दोबारा ईरान ने। और उसी तरह UAE में भी, और उसी तरह कतर को छोड़कर कुवैत में भी जो अमेरिकी सेना की बेस है, उस पर लगातार जो है ईरान की तरफ से मिसाइल हमले जारी है। न सिर्फ इन US बेसिस पर, साथ ही साथ जो पिछले करीब 8 घंटे से पूरा जनजीवन जो इजराइल में है वो स्टैंड स्टिल पे है। अब अशरफ ये बताएं कि जिन जिन देशों में अमेरिकी बेसिस हैं, जहां जहां पर अटैक हुआ, क्या वो देश सैन्य रूप से इतने सक्षम हैं कि ईरान के साथ सीधा युद्ध में उलझे, और क्या वो रिटेलिएट करने के इरादे से जा सकते हैं आगे या नहीं? वो तो नहीं, बिल्कुल ना चाहेंगे युद्ध में आगे जाने के लिए, ना उनके पास वो क्षमता है। लेकिन इन देशों को जो उनकी सुरक्षा देने का जिम्मा है वो अमेरिका ने अपने हाथ में लिया है। तो जो भी वहां पर ईरानी मिसाइलों को जो गिराया जा रहा है, चाहे कतर में हो, चाहे UAE में हो, चाहे फिर बहरीन में हो या जॉर्डन में हो, वो अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल्स जो हैं उनसे इन ईरानी मिसाइलों को गिराया जा रहा है। उसमें अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इन मिसाइलों को मार गिरा रहे हैं। लेकिन जहां तक इन खाड़ी के देशों की बात है, इनके पास ना ही उतनी क्षमता है और ना ही वो तरीके का सैन्य अभ्यास है जिससे वो ईरान के इन हमलों को जवाब दे सकते हैं या उनको नष्ट कर सकते हैं। हाँ, वो खंडन जरूर कर रहे हैं, चाहे कतर हो, चाहे फिर बहरीन हो, चाहे UAE हो, कि ईरान की तरफ से जो उनकी सॉवरेनिटी के साथ ये हमला हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की आशंका इन देशों को है कि अगर वो निशाना बन रहे हैं, वो मात्र अमेरिका के बेस जो इन देशों में है, जो शरण इन खाड़ी के देशों ने अमेरिका के सेना को दिया है, इसी के जद में वो आ रहे हैं। और इसको लेकर पहले ही जो है सुप्रीम लीडर ने, ईरान ने आगाह किया था कि यदि लिमिटेड स्ट्राइक भी ईरान की अशरफ, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। बड़ी खबर लगातार मिल रहे हैं, इस मामले में लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं। इस बीच में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स, उसके हवाले से एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। भारत की भी इस घटनाक्रम पर नजर है, लेकिन रॉयटर्स का इस बीच में दावा है कि हमले में ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हो गई है। रॉयटर्स जो कि
एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, बड़ी न्यूज एजेंसी है, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि ईरानी रक्षा मंत्री की इस अटैक में मौत हुई है। हमारे साथ प्रणय है। प्रणय, क्या दावा कर रहा है रॉयटर्स? रॉयटर्स की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हुई है, क्योंकि टारगेटेड जो स्ट्राइक्स थी वो की गई थी और अब से कुछ देर पहले इजराइल के जो लड़ाकू विमान थे वो ईरान की हवा के अंदर थे। हालांकि ईरान की तरफ से तमाम आईआरजीसी के जितने भी स्टेटमेंट आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो पूरी लीडरशिप है, चाहे आईआरजीसी के सीनियर कमांडर्स हो, चाहे रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो सब सुरक्षित हैं। तो आप देखिए, इसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हुई है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, इसलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये बड़ा दावा जरूर किया गया है या रॉयटर्स समाचार एजेंसी की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल की जो स्ट्राइक्स हैं, अमेरिका की जो स्ट्राइक्स हैं, उसमें ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हुई है। ये बड़ा दावा रॉयटर्स कर रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से किसी पुष्टि का अभी तक इंतजार है। लेकिन एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि इसके अंदर गल्फ कंट्रीज के अंदर डिप्लोमेसी जो है वो बहुत तेज हो गई है। लगातार यूएई और सऊदी अरब के बीच में भी संपर्क हुआ है, उनके बीच में भी बातचीत हुई है। और ये जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है यूएई की, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच में बात हुई है, जिनके बीच में पिछले कुछ समय से टेंशन चल रहा था। ये बहुत 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 बड़ी खबर है। एक तो आप बता रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज में भी आपस में चिंतन मंथन चल रहा है, लेकिन ये ईरान से बड़ी खबर। हालांकि ईरान ने अब तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है, प्रणय जानकारी दे रहे हैं। लेकिन गल्फ कंट्रीज में क्या चल रहा है, वो क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या रिटेलिएट कर रहे हैं या युद्ध को रुकवाने का प्रयास करेंगे? ओमान ने तो प्रयास किया था, लेकिन वो तो हतोत्साहित है एक तरीके से। देखिए राजीव, अगर आप यूएई का बयान देखें तो यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ईरान की तरफ से आई मिसाइलों को उसने इंटरसेप्ट किया है। ये इंटरसेप्शन जो है उसके बाद यूएई की तरफ से कहा गया है कि हम इसका जवाब देंगे। अगर जवाब देने की बात यूएई कर रहा है, अगर यूएई और सऊदी अरब के नेताओं के बीच में बातचीत हो रही है, तो यह संभव है कि इस ऑपरेशन के अंदर इस बात की भी आशंका जताई जा रही है या संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है ये देश भी इस ऑपरेशन के अंदर शामिल हो जाएं, क्योंकि इनकी टेरिटरी के ऊपर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया है। अभी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है राजीव, कुछ भी कहना स्पष्ट रूप से, बहुत ठोस रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। एक दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, यानी ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है वो भी चल रहा है। ईरान की तरफ से बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर इस समय न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, उसके हवाले से बहुत बहुत बड़ी खबर है और वो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा यह है कि ईरानी रक्षा मंत्री की मौत हो गई है। रॉयटर्स ये दावा कर रहे हैं जो इजराइल की तरफ से अटैक हुआ, बिल्कुल प्रिसाइज अटैक थे। रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर की मौत का दावा किया जा रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी खबर इस समय आपको दे रहे हैं। तो अजीज नासिरजादे की मौत का दावा किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन अशरफ वानी में हमारे साथ अशरफ, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी क्षति होगी ईरान के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं निशाने पे जो टारगेट था, हमने पिछले साल भी देखा, जो 12 दिन का युद्ध था, उसमें भी किस तरह से इजराइल ने जो है चुन चुन कर जो है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडरों के साथ साथ 30 न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन किया था। और उसी बीच लग रहा है कि शायद ये जो पहली वाली स्ट्राइक जो सुबह की थी, इजराइल ने शुरुआत की थी, उसमें जो है कुछ प्रमुख कमांडरों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन जैसे प्रणय कह रहे थे कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि उनके वरिष्ठ जितने भी कमांडर हैं और जितने भी वरिष्ठ, चाहे वो सुप्रीम लीडर हो या राष्ट्रपति हो, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन रक्षा मंत्री को लेकर अभी तक कोई बयान जो है नहीं आया है ईरान की सरकार की तरफ से। उनका उसी बयान का बिल्कुल इंतजार रहेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और रॉयटर्स ये दावा इस समय कर रहा है। इंतजार है ईरान की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आने की। अभी तक वो इस बात को नकार रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इस समय मिल रही है। और इसी बीच में एक और बड़ा अपडेट, एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको देते हैं। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है। ईरान के हालात पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है। रशिया की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। जब अमेरिका की तरफ से धमकियां आ रही थी, इजराइल की तरफ से सिर्फ धमकियों का दौर चल रहा था, तब रूस पूरी तरह से साथ में खड़ा था और रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही थी। और अब सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है, पुतिन की तरफ से ये बैठक बुलाई गई। ये बड़ी खबर आपको दे दें, ये बड़ी खबर, ईरान के हालात पर यह चर्चा बुलाई गई है। रूस और चाइना का स्टैंड क्या रहेगा इस पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वो सीधे युद्ध में शामिल होंगे या फिर नहीं। हमारे साथ प्रणय संवाददाता लगातार जुड़े हैं। प्रणय, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है, क्या इसके मायने हैं?
देखिए, अगर आप देखें भूगोल में नक्शे के हिसाब से देखें तो ये इलाका ईरान, पहली बात ये है कि रूस के साथ में एक रणनीतिक सहयोगी के तौर पर रहा है। साथ ही यहाँ से जो है ईरान के से रूस की भी काफ़ी नज़दीकी रही है, सामरिक ही नहीं भौगोलिक भी नज़दीकी भी बनती है। और ऐसे में सुरक्षा परिषद की बैठक का बुलाया जाना केवल इस लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है। कुछ दिनों पहले ईरान के साथ में सैन्य अभ्यास भी रूस ने किया था, लेकिन रूस का इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होना अभी संभावना के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसलिए नहीं देखा जा रहा है क्योंकि रूस इस समय पहले ही यूक्रेन के मोर्चे पर उलझा हुआ है और वो चाहेगा कि इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वो जमीन पर यूक्रेन के मोर्चे पर अपनी स्थिति को और कंसोलिडेट करे। चूंकि अमेरिका का सारा ध्यान इस समय इस पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर होगा, वो अपनी पोजीशन को वहां कंसोलिडेट करना और चाहेगा। इस बात की संभावना कितनी कि आप कोई भी बैठक कोई भी देश बुला ले, ये युद्ध रुकेगा नहीं। उसके पीछे की वजह इसलिए क्योंकि पहले साइंटिस्ट को आप मार चुके, उनके परमाणु कार्यक्रम को हमने सालों पीछे छोड़ दिया है, धकेल दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान थे, फिर अचानक उनका परमाणु कार्यक्रम फिर से उपज गया, फिर से अमेरिका को खतरा होने लगा। आप एक अटैक कर रहे हैं, यानी कि सारी चीजें आप भूमिका बना रहे हैं ना। फिर देखिए, भूमिका बहुत पहले से थी राजीव। अगर आप देखें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी इसके अंदर कोई छुपाया नहीं कि वो ईरान में क्या करना चाहते हैं। वो तो सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये रजीम चेंज करना है हमें। इसका नाम ही एपिक फ्यूरी दिया गया है। आज जब उन्होंने भाषण दिया तब भी उन्होंने जिक्र किया कि 79 से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान जो है वो डेथ टू अमेरिका कह रहा है, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा दे रहे हैं मागा के साथ साथ। तो वो लगातार संकेत दे रहे हैं। वेनेजुएला का ऑपरेशन से एक दिन पहले भी अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि जो कुछ ईरान में हो रहा है, विरोध प्रदर्शन जनता कर रही है, उसे हम देख रहे हैं। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो, ये उन्होंने लिखा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि द हेल्प इज ऑन योर वे। तो इस तरीके के बयानों के साथ वो लगातार, उन्होंने कभी कोई छुपाया नहीं कि वो ईरान में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे देशों की चिंता इस बात को लेकर है कि क्या होगा। दुनिया का 30 से 40% जो तेल सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, यानी इसी खाड़ी के इलाके से आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर इस पूरे इलाके के अंदर यदि जंग भड़कती है तो उससे भारत और चीन जैसे जो देश हैं, जो कि दुनिया के बड़े ऊर्जा आयातक देश भी हैं, साथ ही भारत जैसा देश जिसकी बड़ी आबादी, करीब 90 लाख की आबादी इस खाड़ी के और पश्चिम एशिया के इलाके में रहती है, उसकी चिंता है। चाहे अनचाहे आप भी इस लड़ाई का उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसका दुष्प्रभाव झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई का, इस जंग का दायरा बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसलिए भारत जैसे देशों की भी चिंता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहां पर रजीम चेंज के अपने ऑपरेशन के ऊपर आगे बढ़ते हुए नजर आना चाहते हैं और उन्होंने जिस तरीके से बिसात फैलाई है। खामेनेई का विकल्प क्या डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में पहले से तय है, जैसे वेनेजुएला में था? क्या यहां पर तय है उनके दिमाग में कि किसको लेकर आएंगे खामेनेई की तरफ? कौन उनकी पसंद है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा जल्दबाजी होगी कि अभी क्या होगा, क्योंकि इतनी जल्दी से, इससे पहले भी हमने देखा है कभी भी एयर ऑपरेशन से, बमबारी से सत्ताएं नहीं बदला करती हैं राजीव। सत्ताएं बदलने के लिए बहुत सारे दूसरे कारक चाहिए। और दूसरी बात हमने देखा है कि मिलिट्री ऑपरेशन से ईरान का ही पड़ोसी है इराक, जहां पर 2003 में अमेरिकी फौजों ने जाकर सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक ऐसा जख्म था, एक ऐसी चीज थी जो बाद में नासूर की तरह आज तक फैली हुई है, जहां अस्थिरता है, जिसने आईसिस को खड़ा किया। तो क्या अमेरिका यहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड कमिट करना चाहता है? क्या अमेरिका अपनी फौजें भेजेगा वहां पर, जो कि बहुत मुश्किल होगा।